नमस्कार छात्रों, आज हम प्रश्न पत्र क्रमांक 16 भाषा विज्ञान के अंतर्गत तीसरी जो इकाई है पद विज्ञान, इसको देखने वाले हैं। इसके पहले के लेक्चर में मैंने इसकी थोड़ी सी शुरुआत पद विज्ञान से संबंधित की है और पद विज्ञान क्या है उसको भी मैंने आपको बताने की कोशिश की है। हम इस टॉपिक में दिए हुए जो भी उपमध्य है उनको लेकर इस पद विज्ञान को उसकी शास्त्रीय जानकारी जो है लेने वाले हैं। तो इस पाठ के अंतर्गत लगभग 3 मध्य दिए हैं। इसमें पहला मध्य आ जाता है शब्द और पद। भाषा की आवश्यकता के रूप में या भाषा के अंग के रूप में शब्द कितने महत्वपूर्ण है, पद कितने महत्वपूर्ण है, शब्द और पद के भेद को किस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है, इसकी जानकारी जो है इस मध्य में हम लेने वाले हैं। दूसरा एक मद्दा इसमें दिया गया है वो है पद और संबंध तत्व। अर्थात इसमें जब हम देखते हैं कि पद अलग है, शब्द अलग है और शब्दों से पदों के रूप में अलगाने वाला जो संबंध तत्व है वो क्या है, उसकी संकल्पना क्या है, भाषा में संबंध तत्वों का उपयोग किस प्रकार किया जाता है, उसका कितना महत्व है, ये बातें जो है पद और संबंध तत्व इस मध्य के भीतर हम देखने वाले हैं। तीसरा मुद्दा जो है संबंध तत्व के प्रकार, अर्थात शब्दों से पदों के रूप में अलगाने वाला जो संबंध तत्व है वह कितने प्रकार के हो सकते हैं। इस मध्य की चर्चा जो है या इस विषय की चर्चा जो है शब्दों संबंध तत्व के प्रकार इस मध्य के भीतर हम देखने वाले हैं। तो आइए आज हम पद विज्ञान से संबंधित जो भी कुछ पाठ्यक्रम में विद्वानों के द्वारा जो भी कुछ विचार व्यक्त किए हैं वो थोड़ा सा उसको देखेंगे। थोड़ा सा हम पहले पद विज्ञान क्या है, क्या काम करता है, उसकी भी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। देखिए, अर्थात विभिन्न प्रकार की किताबों में पद विज्ञान से संबंधित जो भी कुछ जानकारी दी है उसको थोड़ा सा मैं संक्षेप में आपके सामने रख रहा हूं। पद विज्ञान क्या है, किसे कहेंगे पद विज्ञान? देखिए, पदों का विशिष्ट ज्ञान पद विज्ञान है। अर्थात भाषा में जो पद बनते हैं उन पदों का विशिष्ट ज्ञान प्राप्त करना पद विज्ञान कहा जाता है। पदों को ही रूप कहा जाता है। देखिए, रूप मतलब क्या है कि विभिन्न प्रकार से बने हुए, मतलब परिवर्तन के आधार पर बने हुए, भाषा की आवश्यकता के अनुसार शब्द में जो बदलाव आता है, शब्द में जो परिवर्तन आता है, वह परिवर्तन जो है एक रूप को वहां पे निर्माण करता है। तो इसलिए पद को रूप भी कहा जाता है और पद विज्ञान को रूप विज्ञान भी कहा जाता है। इसलिए यह रूप विज्ञान भी है। पद विज्ञान में शब्द का स्वरूप, उसके भेद, शब्द की उत्पत्ति, रूप, रूपिम आदि पर विचार किया जाता है। पद विज्ञान में क्या क्या अध्ययन किया जाता है? देखिए, इसमें शब्द का स्वरूप क्या है इसके ऊपर भी विचार किया जाता है। शब्द के कितने भेद होते हैं ये भी विचारणीय तथ्य है। शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है ये भी पद विज्ञान में उसका अध्ययन किया जाता है। रूप क्या है, रूपिम क्या है आदि पर विचार करने का काम जो है ये पद विज्ञान करता है। तो पद विज्ञान जो है एक प्रकार से भाषा में मौजूद जो पद, ये जो व्यवस्था है भाषा की आवश्यकता के रूप में बनाई गई, इसको लेकर अध्ययन करने वाला एक विशेष क्षेत्र है। और पद विज्ञान के भीतर ध्वनियों के सार्थक समूह से निष्पन्न शब्द किस प्रकार भाषिक संरचना का आधार बनते हैं इसके बारे में भी विचार किया जाता है। पद विज्ञान में सार्थक ध्वनियों के समूह से निष्पन्न जो भी कुछ शब्द बनते हैं वो किस प्रकार भाषिक संरचना का आधार बनते हैं, इस पर भी उसका अध्ययन किया जाता है। पद विज्ञान इस प्रक्रिया का एक तर्कसंगत विश्लेषण करता है। मतलब सार्थक ध्वनियों के रूप में निर्माण हुए जो शब्द है उसका एक तर्कसंगत विश्लेषण जो है पद विज्ञान वहां पे हमारे सामने रखता है। भाषा का मूल आधार वाक्य है, अर्थात भाषा का प्रचलन या भाषा की प्रयुक्ति जो है, भाषा का प्रयोग हम वाक्यों के माध्यम से करते हैं, इसलिए भाषा का मूल आधार जो है वाक्य को माना जाता है। वाक्य पदों से बनते हैं और वाक्यों के भीतर पद होते हैं। वाक्य बनाने के लिए पदों की आवश्यकता होती है, तो वाक्य पदों से बनते हैं। पद निर्माण की प्रक्रिया शब्द और रूप से होती है और ये पद निर्माण की जो प्रक्रिया है शब्द और रूप से होती है। तो हम देख रहे हैं कि किस प्रकार वाक्य भाषा का मूल आधार है और वाक्य पदों से बनते हैं और पद बनने के लिए शब्दों और रूपों की आवश्यकता होती है। तो एक के ऊपर एक ये आवश्यकताएं या निर्भर स्थितियां वहां पे दिखाई देती है। शब्द के भी दो मूल रूप होते हैं,
इसमें मूल रूप जो कोश में मिलता है, अर्थात प्रत्येक शब्द के अपने 2 मूल रूप होते हैं। इसमें पहला जो रूप होता है वो शब्दकोश में मिलता है। संस्कृत व्याकरण में इसे प्रकृति या प्रतिपादिक कहा गया है। अर्थात शब्दकोश में दिए गए जो शब्दों के रूप है वो एक प्रकार से शब्दों के मूल रूप होते हैं, और संस्कृत में इसे संस्कृत के व्याकरण में इसे प्रकृति या प्रतिपादिक कहा गया है। और शब्द का दूसरा रूप वह है जो किसी प्रकार के संबंध तत्व से युक्त होता है। अर्थात शब्द का जो दूसरा रूप आ जाता है वो किसी संबंध तत्व के कारण वहां पे बनता है। उदाहरण के तौर पर मानव शब्द है। मानव यह एक मूल शब्द है, और मानव शब्द में ता संबंध तत्व जुड़ने के बाद मानवता शब्द वहां पे आ जाता है या बन जाता है। तो मानवता शब्द जो है ये मानव से बना हुआ दूसरे स्तर का शब्द वहां पे बन जाता है। मूल शब्द की तुलना में संबंध तत्व वहां पे जुड़ जाने के कारण मानवता शब्द वहां पे बन जाता है। तो इस तरह से शब्द निर्माण की प्रक्रिया, पद निर्माण की प्रक्रिया को हमें पद विज्ञान के भीतर अध्ययन करने को मिलता है। और पद विज्ञान जो है शब्दों की उत्पत्ति तथा उसके विकास और उसके परिवर्तन से संबंधित सभी अध्ययन की बातें जो है वहां पे रखता है। तो इस प्रकार से ये पद विज्ञान जो है भाषा विज्ञान में एक महत्वपूर्ण टॉपिक के रूप में, एक महत्वपूर्ण क्षेत्र के रूप में वहां पे काम कर रहा है। और आज भाषा की जो महत्वपूर्ण इकाई है वाक्य, वाक्यों की आवश्यकता पद है, पदों की आवश्यकता शब्द है। तो इस तरह से एक के ऊपर एक जो निर्भर स्थितियां है उसको हम थोड़ा सा विस्तार से देखने वाले हैं। इसलिए इस इकाई के अंतर्गत, इस पाठ के अंतर्गत जो है शब्द और पद, शब्द किसे कहेंगे, पद किसे कहेंगे, इस मुद्दे को हमें सबसे पहले देखना है। तो इस पाठ का पहला मुद्दा शब्द और पद को थोड़ा सा हम देखेंगे। देखिए, इसमें शब्द और पद के बारे में जो भी कुछ कहा गया है, मैं सबसे पहले शब्द क्या होता है उसको थोड़ा सा आपके सामने रखूंगा। उसके बाद पद क्या है मैं आपके सामने रखूंगा। तो दोनों की तुलना करके हम ये बातें समझने वाले हैं, शब्द क्या है और पद क्या है। देखिए, शब्द सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं। इसका मतलब क्या है कि ध्वनियों का ऐसा समूह जिसमें कुछ ना कुछ अर्थ हो। ध्वनियों की सार्थकता जहां पे समूह के रूप में प्रस्तुत होती है वह उसे शब्द कहा जाता है। अर्थात शब्दकोश में लगभग जो शब्द मिलते हैं वो सार्थक ध्वनियों के समूह होते हैं, और वो सभी के सभी शब्द वहां पे आते हैं। अर्थात सार्थक ध्वनियों के शब्दों को समूह को जो है शब्द कहा जाता है, जो शब्दकोश आदि में पाए जाते हैं। भाषा में शब्द महत्वपूर्ण है, परंतु भाषा प्रयोग की दृष्टि से शब्द के अलावा वाक्य महत्वपूर्ण बन जाता है। देखिए, भाषा शब्दों के आधार पर प्रयुक्त होती है, लेकिन भाषा की प्रयुक्ति के लिए वहां पे वाक्यों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से शब्दों को भी गौण मानना, वहां पे हम गलती कर बैठते हैं। अर्थात वाक्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने कि शब्द महत्वपूर्ण है, और शब्द भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितने वाक्य महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे भाषा विज्ञान के क्षेत्र में हम जब उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं तो भाषा का प्रयोग हम वाक्यों के माध्यम से करते हैं, लेकिन वाक्यों में प्रयुक्त होने वाले शब्द उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह से शब्द, हमने उसकी परिभाषा देखी, सार्थक ध्वनियों के समूह को शब्द कहते हैं, जो हम शब्दकोश में, डिक्शनरीज में वगैरह ये शब्द दिखाई देते हैं। और भाषा की प्रयोग की दृष्टि से शब्द के अलावा वाक्य महत्वपूर्ण बनता है। इस आधार पर कह सकते हैं भाषा प्रयोग की दृष्टि से वाक्य महत्वपूर्ण है, परंतु भाषा विश्लेषण के लिए शब्द भी अति महत्वपूर्ण है। अर्थात भाषा के प्रयोग के स्तर पर अगर विचार करेंगे तो वहां पे हम देखेंगे कि वहां पे वाक्य महत्वपूर्ण है, लेकिन भाषा का विश्लेषण जब करना है तो भाषा के विश्लेषण में शब्दों की महत्ता जो है निरंतर वहां पे बनी हुई है, और अति महत्वपूर्ण तरीके से वो शब्द वहां पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाषा के शब्द प्रयोग के दृष्टि से पद का भाषा जो होती है, भाषा के शब्द प्रयोग के दृष्टि से पद रूप धारण कर लेते हैं, और इसलिए उसको रूप भी कहा जाता है। इसलिए भाषा व्यवहार की शुरुआत भी शब्दों से ही होती है।
अर्थात भाषा का व्यवहार जब चल रहा होता है तो उसमें प्रयुक्त शब्दावली से ही वहां पे अर्थवत्ता जो है प्रस्तुत की जाती है, और शब्दों के प्रयोग से ही या शब्दों के व्यवहार से ही वहां पे भाषा का प्रयोग किया जाता है। शब्द भी अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे रूढ़िक शब्द, रूढ़िवादी शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, विदेशी शब्द, देश शब्द। शब्दों के भी इतने सारे प्रकार वहां पे देखने को मिलते हैं। अर्थात रूढ़ शब्द, रूढ़िक शब्द, यौगिक शब्द, योगरूढ़ शब्द, ये व्याकरणिक कोटियों के आधार पर शब्दों के प्रकार बन जाते हैं। साथ ही साथ भाषा में या शब्दों में जो परिवर्तन आता है उसमें तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देश शब्द, विदेशी शब्द, ये भी शब्दों के प्रकार बन जाते हैं। तो इसलिए भाषा में वाक्य महत्वपूर्ण होने के बावजूद भी भाषिक विश्लेषण के लिए शब्दों की आवश्यकता अनिवार्य रूप से वहां पे आ जाती है। तो इसलिए भाषा में शब्दों की महत्ता कायम है। अब हम शब्द और पद, इस मध्य के भीतर शब्दों को हमने देख लिया है। अब हम उसके बाद पद देखेंगे। पद किसे कहते हैं? देखिए, जब कोई भी शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़कर जो का त्यों अथवा परिवर्तित होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बन जाता है। यह पद की परिभाषा है। देखिए, कोई भी शब्द, जब कोई शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़कर, या उदाहरणार्थ हम देखते हैं कि शब्दकोश में जितने भी शब्द दिए जाते हैं या डिक्शनरीज में जो भी कुछ शब्द दिए जाते हैं, वो शब्द जब तक डिक्शनरी में है, जब तक शब्दकोश में दिए गए हैं, तब तक ही वो स्वतंत्र शब्द है। और वही शब्द, स्वतंत्र शब्द, जब अपनी स्वतंत्रता त्याग कर जो है वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, और वह कभी कभी जो का त्यों प्रयुक्त होते हैं और कभी कभी उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, और ये परिवर्तन जो है आने के कारण, वह शब्द वाक्य में आने के कारण वो शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है, और इसको ही पद कहा जाता है। तो पद की व्याख्या मैं फिर से एक बार बता देता हूं। देखिए, जब कोई भी शब्द अपनी स्वतंत्र सत्ता छोड़कर जो का त्यों परिवर्तित होकर वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह पद बनता है। अर्थात पद कैसे बनता है? तो जब तक अकेला शब्द है तब तक वह शब्द है। जब वह शब्द वाक्य में प्रयुक्त होगा, वह शब्द शब्द न रहकर वह एक पद बन जाएगा, क्योंकि वाक्य की आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता है, कभी कभी होता भी नहीं है। तो ऐसे शब्दों को वहां पे वाक्य में प्रयुक्त होने के कारण पद कहा जाता है। अर्थात जिस शब्द के अंत में धातु, प्रत्यय, विभक्ति प्रत्यय आदि जुड़ते हैं वह पद बनता है। अर्थात जिन शब्दों में कुछ विभक्ति प्रत्यय या संबंध तत्व, विभक्तियां या धातु प्रत्यय जुड़ जाते हैं तब वह शब्द जो है पद बन जाता है। कुछ भाषाएं स्थान प्रधान या आयोगात्मक है, उनमें शब्द और पद का भेद दिखाई नहीं देता। अर्थात भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अयोगात्मक और वियोगात्मक इस प्रकार की भाषाओं के रूप मिलते हैं, संयोगात्मक वगैरह। तो ऐसी भाषाओं में जो है स्थान के आधार पर उस शब्दों के पद का निर्धारण वहां पे किया जाता है। तब उन भाषाओं में कभी कभार शब्द और पद में अंतर करना मतलब उतना सहज संभव नहीं होता। उदाहरण के तौर पर देखिए, चीनी भाषा में शब्दों में संबंध दिखाने के लिए किसी संबंध तत्वों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। अर्थात चीनी जो चित्रलिपि के माध्यम से प्रयुक्त होने वाली भाषा है, और उस चीनी भाषा में जो भी कुछ शब्द, उसमें संबंध दिखाने के लिए किसी संबंध तत्वों की जोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। उसमें शब्द के स्थान से ही वह शब्द अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रस्थापित करता है। अर्थात चीनी भाषा में वहां पे प्रयुक्त होने वाला वह शब्द जो है कौन से स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, उसके आधार पर उस शब्द का अन्य पदों के साथ वहां पे संबंध स्थापित होता है। अर्थात वाक्य में कर्ता, कर्म, क्रिया ये स्थितियां होती है, तो वह शब्द कर्ता के स्थान पर है, कर्म के स्थान पर है या क्रिया के स्थान पर है, उसके आधार पर अन्य पदों के साथ उस शब्द का जो है संबंध वहां पे स्थापित होता है। वाक्य में शब्द को विशिष्ट स्थान पर रखे जाने से वह पद बन जाता है। अर्थात आयोगात्मक भाषा में वाक्य में शब्दों को विशिष्ट स्थान पर रख देने से वहां पे वो शब्द जो है पद बन जाता है। हिंदी में भी कई बार उस शब्द का संबंध उसके स्थान से स्पष्ट हो जाता है। हिंदी में भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि संबंधित शब्द में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है,
किसी भी प्रकार का प्रत्यय अथवा संबंध तत्व उसके साथ नहीं जुड़ा है और उसके स्थान के आधार पर उसका वहां पे पद के रूप में निर्धारण किया जाता है। उदाहरणार्थ देखिए, फल मीठा है। अब ये इसमें प्रयुक्त होने वाला फल शब्द जो है, इसमें प्रयुक्त होने वाला फल शब्द कर्ता के स्थान पर वहां पे प्रयुक्त हुआ है और उसके साथ किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है, उसमें किसी भी प्रकार का संबंध तत्व नहीं जोड़ा है, विभक्ति प्रत्यय नहीं जोड़ा है। तो उसी प्रकार दूसरा एक उदाहरण है, मेज पर फल रख दो, और तीसरा उदाहरण है, शिकारी ने तीर चलाया। अब इन तीन वाक्यों में फल मीठा है, मेज पर फल रख दो, शिकारी ने तीर चलाया, इसमें प्रयुक्त होने वाले फल, फल, तीर, इन तीनों वाक्यों में फल और तीर जो है अपने स्थान के कारण वहां पे पद बने हुए हैं, परंतु उनमें विभक्ति चिन्ह का लोप है, अर्थात विभक्ति चिन्ह उसमें नहीं है, किसी भी प्रकार का प्रत्यय या उसके साथ संबंध तत्व जोड़ा नहीं गया है। केवल वाक्य में प्राप्त स्थान से उनके संबंध का ज्ञान वहां पे हो जाता है। मतलब फल मीठा है, मीठा क्या है, तो वहां पे जवाब मिलेगा फल मीठा है। मेज पर फल रख दो, तो फल कहाँ पे रखने हैं, मेज पर रखने हैं, तो ये एक संबंध वहां पे दिखाई दे रहे हैं। शिकारी ने डैश डैश चलाया, शिकारी ने तीर चलाया, शिकारी ने क्या चलाया, तीर चलाया, तो वो शब्द जो है कहाँ पे प्रयुक्त हुआ है, कौन से स्थान पर प्रयुक्त हुआ है, उसके आधार पर बाकी पदों के साथ वहां पे उस शब्द का संबंध वहां पे स्थापित होता है। पहले वाक्य में फल करता है, दूसरे वाक्य में फल कर्म है, और तीर भी तीसरे वाक्य में कर्म है। अर्थात स्पष्ट है कि बिना विभक्ति चिन्ह के प्रयुक्त शब्द पद बनता है, केवल वह भी स्थान के आधार पर पद बन जाता है। अर्थात वाक्य के जो तीन स्थान वहां पे निर्धारित किए गए हैं, कर्ता, कर्म, क्रिया, उन तीन स्थानों के आधार पर वह शब्द कौन से स्थान पर वहां पे प्रयुक्त हुआ है, उसके आधार पर वह शब्द जो है बिना किसी परिवर्तन के, बिना किसी बदलाव के शब्द, वो शब्द न रहकर वो पद बन जाता है। तो स्थान के आधार पर भी हिंदी में भी वहां पे हम देखते हैं कि पद निर्माण की प्रक्रिया चलती है। तो मुझे लगता है कि आपको मैंने शब्द और पद क्या है ये मैंने समझाया है। शब्दों के बारे में हमने देखा कि सार्थक ध्वनियों के समूहों को शब्द कहा जाता है, और पदों के बारे में हमने देखा कि ऐसे शब्द जो अपनी स्वतंत्र सत्ता त्याग कर जो है वाक्य में प्रयुक्त होते हैं, और वाक्य की आवश्यकता के अनुसार उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन आ जाता है, उसमें संबंध तत्व जुड़ जाता है, विभक्तियां जुड़ जाती है, और वो शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। तो इस तरह से शब्द अलग है, पद अलग है, वाक्य की आवश्यकता के अनुसार वहां पे शब्द ही पद बन जाता है। तो इन सभी बातों को हमने शब्द और पद इस मध्य के भीतर हमने देखा है। मुझे लगता है कि आपको ये शब्द और पद के भीतर अंतर करने आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा बारीकी से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और आसान भाषा में समझा देता हूं कि शब्द को शब्द कब कहेंगे, जब तक वो वाक्य में प्रयुक्त नहीं हुआ है, जब तक वह शब्दकोश में लिखा गया है, जब तक वह डिक्शनरीज में जैसा कि वैसा मूल शब्द के रूप में लिखा गया है, तब तक ही वह शब्द है। अर्थात डिक्शनरी में लिखे हुए सभी शब्द होते हैं, वहां पर पद नहीं होते। और पद कहाँ पे होते हैं, तो डिक्शनरी से बाहर आकर वह शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त हुआ है और वाक्य की आवश्यकता के अनुसार उसमें कुछ तत्व जुड़ जाते हैं, तो वहां पे वह शब्द शब्द न रहकर पद बन जाता है। उदाहरण के तौर पर लड़का खेल रहा है, लड़का एक शब्द है, जब तक वो लड़का शब्द डिक्शनरी में है तब तक वो शब्द है। वही लड़का शब्द अगर वाक्य में प्रयुक्त हो रहा है तो लड़का शब्द वहां पे पद बन गया है। और कभी कभार लड़के खेल रहे हैं, अब वहां पे लड़का शब्द में लड़के परिवर्तन आ गया है, और ये परिवर्तन जो है अनेक वचन या एक वचन के रूप में भी वहां पे स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब कोई भी शब्द वाक्य में प्रयुक्त होने लगता है तो उसमें निश्चित तौर पर कोई ना कोई परिवर्तन आता है, या कभी कभार जैसे कि वैसे वो शब्द जो है वाक्य की आवश्यकता के अनुसार वहां पे प्रयुक्त होता है। तो इतना ध्यान में रखिए, शब्द केवल स्वतंत्र अलग या सूची रूप में, जिस प्रकार हम सूची बनाते हैं या किसी सामान की सूची बनाते हैं, तो उस प्रकार की जो सूची बनाई गई है उसमें लिखे गए शब्द शब्द है, और वही शब्द जब वाक्य के रूप में प्रयुक्त हो रहे हैं तब वो पद बन जाते हैं। तो आपको ध्यान में रखना यह है कि वाक्य में प्रयुक्त हुए सभी शब्द शब्द नहीं होते, वो पद हो जाते हैं। और वाक्य के बिना जो हम सूचीबद्ध रूप में जो शब्द लिखते हैं एक के बाद एक, उसको हम शब्द कहेंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो शब्द और
पद इस मध्य के भीतर ज्यादा कुछ कठिन नहीं है। आप इस वीडियो को एक दो बार सुन लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। परीक्षा में इसके ऊपर प्रश्न पूछे जा सकते हैं, तो उस दृष्टिकोण से भी इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। इसमें मैंने शब्द की परिभाषा दी है, पद की परिभाषा दी है, और पद किस प्रकार बनता है, पद की क्या क्या आवश्यकता है, पद किस तरह से प्रयुक्त होता है, ये बातें मैंने अब तक इस लेक्चर में बताई है। तो अगले लेक्चर में मैं इसी इकाई का, इस पाठ का जो है अगला मुद्दा लेकर उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।